Hello everyone, this is the third lecture of drugstore and business management. Still the chapter is same, the first chapter, introduction, and this is Sandeep Kumar Sharma. Today we will talk about pharmaceutical management. अब इसमें दो शब्द हैं, फार्मास्यूटिकल एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट भी आपने सुना है, फार्मास्यूटिकल भी आपने सुना. अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो मैनेजमेंट वर्ड जो है इसका मतलब है ऐसी एक प्रोसेस, ऐसी एक विधि जो होती है या की जाती है बहुत सी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए. तो उसकी आप छोटी सी उदाहरण मान लीजिए कि एक दवाई की दुकान है, तो केवल वहाँ जाके बैठना तो नहीं है, काम करना है. और इवन के वो दवाई की दुकान शुरू करने से पहले भी बहुत से काम करने हैं. जगह ढूंढनी है, अगर जगह मिल गई, अगर उस पर दुकान बनानी है तो दुकान बनानी है, अगर बनी बनाई किराए पे ले ली है तो फिर उसके वो एग्रीमेंट करना है, फिर आपको अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, फिर आपको दवाई ख़रीदनी है, फिर उन दवाइयों को ढंग से लगाना है, उसके बाद ये काम वो काम और बड़े ढेर सारे काम हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी मैनेज्ड बाय ए पर्सन जो कि उस बिज़नेस का ओनर है. और वो क्यों करता है ऐसा? ताकि उसका बिज़नेस ग्रो करे. तो मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है. जिसको मैनेजमेंट आती है वो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आता है अपने बिज़नेस के लिए, कम से कम एफ़र्ट्स लगा के, और जिससे कि उसको भी हैप्पीनेस, खुशी मिलती है, और जो उसके साथ बिज़नेस की वजह से जुड़ गया या उसकी वजह से उसके बिज़नेस से जुड़ गया उसको भी खुशी मिलती है, यानी कि पेशेंट, क्योंकि आपकी दवाई की दुकान. तो मैनेजमेंट जो है एक आर्ट एंड साइंस है. और होता क्या उसमें, ह्यूमन एफर्ट्स जो है, बेसिकली तो मैनेजमेंट इंसानों की है, इंसानों के ऊपर ही है, इंसानों के द्वारा ही है. तो ऑल द एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, उनको कंट्रोल किया जाता है. क्या यूज़ किया जाता है? इंसान का दिमाग. तो इट्स ए साइंस, विज्ञान है जो प्रूव करती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जो प्रिडिक्ट करती है कि ऐसा होने वाला है, जो डिफ़ाइन करती है, किसी चीज़ को परिभाषित करती है, जो मेजर करती है, मापती है, और नॉलेज का आपकी जो उसका इस्तेमाल करती है. ये जो मैनेजमेंट है ये एक प्रोफेशन भी है, जैसे कि टीचिंग एक प्रोफेशन है, उसी तरीके से बहुत से लोग मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं. एक प्रोफेशन है जिसके लिए स्किल एंड नॉलेज चाहिए ताकि वो इंसान जो है उसका एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप हो जाए. पॉजिटिव मेंट यानी हर बार जो कोशिश करे वो बेहतर करे, पॉजिटिव, उसकी नकारात्मक सोच ना हो. तो मैनेजमेंट जो है वो मुख्य तौर पे प्रिंसिपली एक टास्क है, प्लानिंग की, कोऑर्डिनेटिंग की, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, मिलवर्तन करना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना एंड कंट्रोल करना एफर्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरों की कोशिशों को. तो मैनेजमेंट जो है इट इज़ द क्रिएशन, कुछ ना कुछ बना दिया, एंड मेंटेनेंस, फिर उसको बना के रखा. क्या बनाया? एक एनवायरनमेंट, काम किया, इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि हर बंदा जो वहाँ काम कर रहा है वो खुश है, एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं, अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं, दूसरे के काम में उसकी मदद करते हैं. दे वर्क इन ग्रुप्स, दे परफॉर्म एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली, ताकि उनके जो गोल्स हैं, क्योंकि वो जॉब कर रहा है तो उनका कोई ना कोई गोल तो होगा ना, तो उसको पूरा करना. When the principles and practices of management are applied to pharmaceutical industry, और जब यही सब कुछ मैनेजमेंट के सिद्धांत, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस, तरीके जो है इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगाया जाता है,
या ड्रग स्टोर में लगाया जाता है, तो इसको फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट बोल देते हैं। अब लेवल्स क्या है मैनेजमेंट के, जैसे कि आपकी मान लो दवाई की दुकान है, तो उस पर एक ओनर होगा, तो वो टॉप लेवल का मैनेजर हो गया। उसके नीचे एक बंदा होगा जो सीनियर होगा थोड़ा सा, उसके नीचे एक और बंदा होगा जो जूनियर होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है किसी बड़ी संस्था में, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। अल्टीमेटली वाई दे आर मैनेजिंग, दे आर मैनेजिंग ताकि वो जो बिज़नेस है, जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, फ्रेम की है एंटरप्राइज के लिए, उसको कार्यरत किया जा सके। द टॉप लेवल मैनेजमेंट जनरली परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, क्या क्या करती है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो उनके हैं, उन जो जिस मकसद के लिए उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया है, जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं, उन सोची हैं, उनको बना के रख देना कि भाई हम लोग ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स, अगर उनका बिजनेस बड़ा है तो उसको हिस्सों में बांट देना, डिवीज़न कर देनी उसकी। जैसे कि एक बड़ा कॉलेज है तो उसके डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, फिर उनके डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स जो उस केवल डिपार्टमेंट को चलाएंगे, फिर उनको कुछ गाइडलाइंस दे देनी है कि भाई आप अपने डिपार्टमेंट को ऐसे चलाओगे। फिर उन सब डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन, मिल वर्तन को, कि हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से काम हो सकता है। फिर कुछ बंदे और उनके ऊपर जो कि सबके काम को रिव्यू करेंगे कि भाई क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो क्या उनको बताया जाए, कब बताया जाए, कैसे बताया जाए। प्लान्स करने ताकि लंबे समय तक स्टेबल बिजनेस चलता रहे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ गई, बीच वाले जो आ गए, ना वो जो टॉप में, ना जो लोअर लेवल में। इसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आ गए, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टॉप मैनेजमेंट। उनकी जवाबदेही जो होती है वो अपने टॉप मैनेजर्स के लिए होती है। एंड दे वर्क एफिशिएंटली फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है इस त्रिकोण में, वो है टॉप मैनेजमेंट। नीचे डिपार्टमेंटल हेड्स एंड ब्रांच मैनेजर्स लिखा हुआ, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ गई। और सबसे नीचे सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट्स, सेल्स एंड सेक्शन ऑफिसर्स, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। लोअर लेवल मैनेजमेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजर मैनेजमेंट। जैसे कि एक बंदा, जैसे बहुत से लोग हैं जो जूनियर स्टाफ है जो कि काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बंदा जो ध्यान देगा कि भाई क्या ये सही काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़र, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न्ड विद कंट्रोल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉइज। सब पे ध्यान रखना कि क्या वो जो काम उनको दिया गया है वो कर रहे हैं। इसमें सुपरवाइजर्स आ गए, फोरमैन आ गए, सुपरिंटेंडेंट आ गया, सेल्स ऑफिसर आ गए, अकाउंट ऑफिसर्स आ गए, ये सब अलग अलग लोअर लेवल के बंदे हैं। एंड दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रीवियंसेस ऑफ द वर्कर्स टू द हायर लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इनके भी नीचे बहुत से लोग हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ये उन बहुत से ज़्यादा लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं उस काम की जगह पे, ये अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट को, हायर लेवल मैनेजमेंट को तरीके से पहुंचाते हैं। तो कौन से फंक्शंस हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के? प्लानिंग ऑफ डे टू डे वर्क, भाई हर रोज़ क्या क्या काम होगा उसकी प्लानिंग करनी। असाइनमेंट ऑफ जॉब्स एंड इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, उनको जॉब्स असाइन करने कि आप ये काम करो, उनको कुछ ऑर्डर्स देने, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने कि आप इस काम को ऐसे करोगे। जब ये सब कुछ हो गया तो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब उनको सुपरवाइज़ करना, उनके ऊपर ध्यान देना, और अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ गाइड करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है काम करते समय उनको, तो उनको गाइड करना, क्या ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। मेंटेनिंग क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद वर्कर्स, तो जो वर्कर्स हैं जिनको आप गाइड कर रहे हो, जिनको आप सुपरवाइज कर रहे हो, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखना, टू इंश्योर डिसिप्लिन, ताकि वो डिसिप्लिन में रहें, एंड टीम वर्क, और मिलजुल के काम करें। एवेल्यूएटिंग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, बहुत से लोग होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बेहतर काम करते हैं,
बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, वो अपनी मैनेजमेंट का नाम चमकाते हैं, खुद का नाम चमकाते हैं, मैनेजमेंट को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो आप एवेल्यूएट करोगे ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये बेहतर है, ये अच्छा काम कर रहा है, तो उसके काम को एवेल्यूएट करना। कम्युनिकेटिंग द ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस ऑफ वर्कर्स टू हायर अथॉरिटी, तो जो आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनका काम है कि भाई अगर वर्कर्स ने कोई सजेशन दी तो वो हायर अथॉरिटी को पहुँचाना, अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं, उनकी कोई तकलीफ़ें हैं, तो वो भी हायर मैनेजमेंट को पहुँचाना। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर आपने लोअर लेवल मैनेजमेंट पढ़ लिया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पढ़ लिया, हायर लेवल मैनेजमेंट पढ़ लिया, मैनेजमेंट का मतलब है भाई के तरीके से लयबद्ध तरीके से काम करवाना करना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। कोई भी काम अगर कर रहा है इंसान तो वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, उसमें से मुनाफा कमाने के लिए कर रहा है, तो वो ऐसे थोड़ी बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार चलेगा। तो मैनेजमेंट उसको हेल्प करती है ताकि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उन सब का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने काम को आगे बढ़ाए। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग बिजनेस, उसकी काम करने की समर्था, काम करने को बिज़नेस को हैंडल करने की जो उसकी समर्था बढ़ जाएगी। जैसे जैसे वो लोगों को गाइड करेगा, जैसे जैसे वो लोगों पे ध्यान देगा, जैसे जैसे वो उसको खुद की गलतियां सामने आएंगी, दूसरों की गलतियां सामने आएंगी, उनको रिमूव करेगा, तो उसको बिज़नेस को हैंडल करना आ जाएगा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर उसको लग रहा है कि कुछ फालतू खर्चे हो रहे हैं, कुछ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, वो उनको कम करेगा, आउटपुट को बढ़ाएगा, काम की गति को बढ़ाएगा। इट हेल्प्स टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ टैलेंटेड पर्सनस, ये मैनेजमेंट जो होती है वो जो टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, जिनके भीतर एक टैलेंट होता है काम करने का, तो उसको इस्तेमाल करेगी, विच आर एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव प्लान्ड टारगेट। क्योंकि अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं, 100 के 100 टैलेंटेड नहीं होंगे, लेकिन जो टैलेंटेड होंगे, मैनेजर जो है, मैनेजमेंट जो है, उनको ढूंढ ही लेती है और फिर अपने उस टारगेट में उनका इस्तेमाल करती है। इट हेल्प्स टू मेक स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे जैसे पूरी दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, वैसे वैसे जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी प्रोग्रेसिव ग्रोथ कर सकती है, अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकती है मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके, होता भी है। इट हेल्प्स टू डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट्स बाई अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स, मैनेजमेंट नए नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती है नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, सो एज़ टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर्स एंड सोसाइटी, ताकि वो जो भी बनाए बेहतर बनाए, कंज्यूमर्स खुश हों, सेटिस्फाई हों, पूरी सोसाइटी खुश हो। It helps to maintain the discipline which is achieved due to proper supervision at all levels in the organization। मैनेजमेंट मदद करती है उस डिसिप्लिन को जो उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है, बना के रखा हुआ, उसको मेंटेन करने। द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग आ गया। प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है। हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती कि वो प्लान कर सके, लेकिन जिसके अंदर है, जो सोच सकता है, नए नए तरीके सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, जजमेंट कर सकता है, वो व्यक्ति प्लानिंग करता है। इट हेल्प्स टू डू थिंग्स इन ऑर्डरली मैनर, जिसको प्लानिंग आती है वो हर चीज़ को लयबद्ध तरीके से करवा सकता है। प्लानिंग करवाती है, इकोनॉमी बढ़ती है, उसकी कमाई बढ़ती है, एफिशिएंसी आती है काम में, और प्रॉपर जो उसके रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल ढंग से करता है, उनको ख़राब नहीं होने देता, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं जाने देता। प्लानिंग एम्स एट अचीविंग द डिजायर्ड, प्लानिंग से आप जो रिजल्ट्स चाहते हो वो आपको मिलते हैं। फोरकास्टिंग होती है, भविष्यवाणी। प्लानिंग में फ्यूचर प्रॉब्लम्स की भविष्यवाणी हो जाती है, इवेंट्स जो आने वाली आ सकती हैं उसकी भविष्यवाणी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर स्टार्टिंग ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मान लीजिए कि आपको कोई दवाई की फैक्ट्री शुरू करनी है, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आ सकती हैं या है, जिसका आपको हल ढूंढना है। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर साइट, आप कहाँ चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री लगे, वो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आपको लगे कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी, ये बेहतर होगी।
आइटम्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, क्या बनाना चाहते हो, बहुत सी दवाइयाँ, सभी तो नहीं बना पाओगे। ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड लाइसेंस फ्रॉम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू मैन्युफैक्चर द सिलेक्टेड आइटम्स। अब दवाई बनाना अलग बात है, लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना अलग बात है, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई है वो आपको करनी पड़ेगी। अरेंजिंग नेसेसरी फाइनेंस, उसके लिए पैसा भी चाहिए आपको, बिज़नेस शुरू करने के लिए उसको अरेंज करना है। तो ये अगर सब कुछ कर लिया है, सामान बना लिया, तो फिर उसको सेल करना है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री। आगे आ गया प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज करना। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइज करना मीन्स टू से ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव। बहुत से लोग मिलके काम करते हैं और एक उनका कॉमन गोल होता है कि हमें अपने बिजनेस में तरक्की करनी है, उसके लिए वो मिलजुल के काम करते हैं। बहुत सारी सिमिलर एक्टिविटीज़ को जैसे कि एक पैकेजिंग सेक्शन आ गया मान लीजिए, उस पैकेजिंग सेक्शन में कितने लोग काम करेंगे। अगर एक टैबलेट सेक्शन आ गया, गोली बनाने वाला सेक्शन, उसमें कितने लोग काम करेंगे। एक कैप्सूल फिलिंग सेक्शन आ गया, उसमें कितने लोग काम करेंगे। एक सिरप बनाने वाला सेक्शन आ गया, उसमें कितने लोग काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि परचेजिंग, ख़रीदारी। जब आप ख़रीदारी केवल रॉ मटेरियल की नहीं है, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसमें लगती हैं। तो कोई ना कोई परचेज डिपार्टमेंट होगा जिसमें परचेजिंग होती होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो केवल प्रोडक्शन करेगा, बनाएगा। क्वालिटी कंट्रोल जो उस बने हुए पदार्थ की क्वालिटी चेक करेगा। स्टोर करना, जो सामान बन गया उसको अच्छे से स्टोर करके रखना ताकि वो ख़राब ना हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन, सामान बन गया है, स्टोर हो गया है, अब आपके पास सेल शुरू हो गई है आपकी, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ऐसे तो फेंक नहीं सकते हो, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, कैसे उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने आपसे ख़रीदना है। मार्केटिंग करनी, लोगों को जा के बताना कि हम नई फैक्ट्री हैं, हम ये बनाते हैं, हमारे ये वाले रेट्स हैं, हम दूसरे से बेहतर हैं, तो क्यों बेहतर है। एडमिनिस्ट्रेशन करनी, सबके ऊपर कंट्रोल करना। फाइनेंस, फिर से हर बार आपको, हर समय आपको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। अब एक ही बार दवाई बना के तो आप रख नहीं दोगे, सैलरी चाहिए, सैलरी देनी है, बिल्स पे करने हैं, फिर से रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, कभी मशीन ख़राब होगी तो मशीन मैन को बुलाना है, उसको पैसे देने हैं, रिपेयर करनी है, ये करना है, वो करना है, ढेर सारे काम। और ये सब तभी होंगे जब आप ऑर्गेनाइज करना जानते हो। तो एवरीवन शुड हैव द फुल अथॉरिटी। जिसका जो डिपार्टमेंट है उसको फुल अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे कि परचेज मैनेजर है तो वो खरीदारी करेगा, तो रॉ मटेरियल खरीदने की फुल अथॉरिटी उसके पास होगी कि वो कहाँ से खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा। क्वालिटी कंट्रोल वाला क्वालिटी कंट्रोल करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन देखेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग सेक्शन देखेगा, और फाइनेंस वाला फाइनेंस देखेगा। तो ऑल व्हाट इज़ दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अब एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए हर किसी की स्पेशलाइजेशन है और उसी बंदे को वो काम दिया है। सो दिस वे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर फुलफिल्ड। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है इट इन्वॉल्व्स फ्यू स्टेप्स, जैसे कि आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। आपको कौन कौन से काम करने हैं जिससे कि आपका मंतव्य पूरा हो जाए, जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो। अब जो आपकी एक्टिविटीज़ ग्रुप हो सकती हैं, एक साथ हो सकती हैं, उनको ग्रुप करना कि ये काम यहाँ पे हो सकता है, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूटीज असाइन करनी है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। डेलीगेटिंग नेसेसरी अथॉरिटी टू इंडिविजुअल्स एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स। और आप जब जिम्मेवारी दे दी तो फिर उसको जिम्मेवारी निभानी है, उसको बताना है कि भाई ये तेरी जिम्मेवारी है, ये तुझे काम करना है या करवाना है। डिफाइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल्स। परिभाषित करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनकी अथॉरिटीज़ को लोगों के बीच, कि अगर ये तेरा काम है तो ये तेरा काम ऐसे है। ये कुछ फंक्शंस दिखाए हैं मैनेजमेंट के कि भाई वो प्लान करती है, वो ऑर्गेनाइज करती है, वो स्टाफ रखती है, फिर उनको डायरेक्शंस देती है, उनको कंट्रोल करती है, उनको कोऑर्डिनेट करती है। स्टाफ अब ऐसे ही तो नहीं रख लोगे, उसके लिए इंटरव्यू लोगे,
और इंटरव्यू इसलिए लेते हो कि आपको राइट पर्सन मिले। राइट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द राइट टाइप ऑफ जॉब। सही तरह की जॉब के लिए सही बंदा ढूंढ रहा है, उसके लिए इंटरव्यू लिए, फिर आप उससे सवाल पूछते हो। उसमें अलग अलग तरीके हैं, हर किसी का इंटरव्यू का तरीका अपना अपना है। तो वेरियस एक्टिविटीज़ जैसे कि सिलेक्शन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल टू रन ए सिरप सेक्शन, मतलब आप पीने वाली दवाई बना रहे हो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में, कम से कम मिनिमम ऑफ 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड, 4 बंदे चाहिए उनको। 1 फॉर वेइंग ऑफ रॉ मटेरियल, एक बंदा जो केवल रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को तोलेगा और उनको मिक्स करेगा प्रॉपर क्वांटिटी में पानी के, टू मेक ए सिरप। 2 पर्सन आर नीडेड फॉर फिलिंग सिरप इन बॉटल, 2 बंदे चाहिए जो बोतलों में उस सिरप को जो बन गया भरेंगे, फिर उसको सील करेंगे, फिर उसको लेबल करेंगे। 3 हो गए। चौथा 1 पर्सन इज नीडेड फॉर टेस्टिंग, जो एनालाइज करेगा, जो टेस्टिंग करेगा। एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग वर्क पर्सन शुड बी गिवन ड्यू अप्रिशिएशन फॉर हिज वर्क। और अगर ये सारे के सारे जो 4 के 4 काम कर रहे हैं, इनमें एक ऑनेस्ट है, बड़े अच्छे से दिल लगा के काम करता, तो उसके काम की अप्रिशिएशन होनी ज़रूरी है। सूटेबल रिवार्ड और कंपनसेशन शुड बी गिवन, उसको इनाम मिलना चाहिए, उसको कंपनसेट करना चाहिए, उसको बोनस मिलना चाहिए, या और जो भी वो फैक्ट्री वाले सोचते हैं वो उनको करना चाहिए ताकि वो और दिल लगा के काम करें। अब जो स्टाफिंग है, जैसे कि स्टाफ रखना, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि भाई आपको ये डिटरमाइन करना है कि कितने बंदे आपको ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। आप ऐसे तो नहीं ना बंदे रखने शुरू कर दोगे बिना मतलब कि आप सैलरी किसी को नहीं दोगे। तो मैन पावर प्लानिंग करनी है आपको कि भाई मेरे को इतने ही बंदे चाहिए। रिक्रूटमेंट, भर्ती करना उनकी, यानी कि एक प्रोसेस है, फिर उसमें उस प्रोसेस में सिलेक्शन होगी। अगर सिलेक्शन हो गई है, कोई जा रहा है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट, उसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला बंदा उसकी जगह पे ढूंढना है, फिर उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसकी डेवलपमेंट करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है। अगर वो प्रमोट हो गया है, अच्छा काम कर रहा है और बड़े जगह पे जा सकता है, उसकी ट्रांसफ़र करनी है। और फिर रिम्यूनरेशन, उनकी सैलरी क्या देनी है, डायरेक्टिंग, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको डायरेक्ट करना। Once the plans are formulated, the organization structure is created and competent persons are appointed at various posts. The enterprise is ready to start work. अब सारा काम हो गया, स्टाफ रख लिया है, रॉ मटेरियल वाले आ गए, सब कुछ आ गया, अब वो काम करेगी संस्था। काम अब शुरू होगा। वर्क एक्चुअली बिगिंस अंडर द डायरेक्टिंग फंक्शन। इसमें होता क्या है, इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। अब वो बताएंगे हाँ भी तुम्हें ये काम कर, उनको मोटिवेट करेंगे, हाँ तो अच्छा काम कर रहा है और बेहतर काम कर सकते। जो मैनेजर्स होंगे वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे बाय इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। बताएंगे भाई आपको ये करना है, बाय गाइडिंग देम एंड टीचिंग देम, प्रॉपर मेथड्स बताएंगे, सुपरवाइज करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू मोटिवेट इट्स सबॉर्डिनेट्स। जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें काम के लिए। कंट्रोलिंग, इट मीन्स स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म्स टू द प्लान्स। कंट्रोलिंग का मतलब है कि भाई ऐसे स्टेप्स लेना, ऐसे पद चिन्हों पे चलना जिससे कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस संस्था की परफॉर्मेंस है वो पक्की हो जाए, बढ़िया हो जाए, अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए। और उसकी इसके लिए देयर शुड बी एन एडिक्वेट कंट्रोल, बेहतर से बेहतर कंट्रोल सबके ऊपर होना चाहिए। सो दैट द प्री डिटरमाइंड प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, ताकि जो मंतव्य लेके उन्होंने उस बिज़नेस को शुरू किया है वो उस मंतव्य को प्राप्त कर पाएँ। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ सबॉर्डिनेट्स may sometimes lead to loss of all initiative and enthusiasm on the part of work। अगर आप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हो तो कई बार वो सख्ती जो है बुरा प्रभाव डालती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एरिया मैनेजर है किसी फार्मास्यूटिकल हाउस का, वो जो उसके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो दवाइयाँ बेचने के लिए डॉक्टर्स से मिलते हैं, मेडिकल शॉप्स पे जाते हैं, होलसेलर्स पे जाते हैं, वो अगर उनके काम में दखल दे रहा है
इंटरफियर कर रहा है डे टू डे काम में उनके, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अचीव द टारगेट्स, क्योंकि वो उससे नफरत करेंगे, वो धीरे धीरे वो उसको छोड़ देंगे। देयर विल बी लॉस ड्यू टू अननेसेसरी इंटरफियरेंस इन हिज वर्क, कंट्रोलिंग इन समथिंग एल्स बट इंटरफियरिंग इज समथिंग एल्स। तो यहाँ चाहिए कोऑर्डिनेटिंग। इन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर लेड डाउन which can ultimately be fulfilled only by coordination among its various departments। तो उनके बीच होनी चाहिए मिलवर्तनता, coordination। There must be conscious efforts on the part of management to see that all the activities are carried on by experts and different departments contribute to achievement of the objectives of the business। ये हमेशा मैनेजमेंट की तरफ से सच्चे दिल से ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई जो भी काम हो रहा है वो एक्सपर्ट्स की देखरेख में हो रहा है हर डिपार्टमेंट में, और हर डिपार्टमेंट अपना पूर्ण योगदान दे रहा है उस बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को, मंतव्य को पूरा करने के लिए। ऑल द एक्टिविटीज़ नॉट एसेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी डिस्कार्डेड। ऑल अदर एक्टिविटी, जितनी भी और एक्टिविटीज़ आप कर रहे थे जो कि बिना मतलब के हो रही थी, उसको ख़त्म करो, निकाल दो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क इन कोऑर्डिनेट। ज़रूरी है कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे, मिलवर्तन करे। इट इज़ एसेंशियल दैट एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड्स द मेन ऑब्जेक्टिव। ये भी ज़रूरी है कि संस्था का हर व्यक्ति उस संस्था के मेन ऑब्जेक्टिव्स को, जिस वजह से वो संस्था काम कर रही है, उस वजह को अच्छे से जानता हो, पहचानता हो। जो वेल कोऑर्डिनेटेड एंटरप्राइज होती है उसको कुछ बातों को सेटिस्फाई करना होता है, जैसे कि ईच डिपार्टमेंट शुड बी प्रिसाइजली इन्फॉर्म्ड ऑफ इट्स शेयर इन द कॉमन टास्क। कि भाई आपके डिपार्टमेंट का ये योगदान इस बिज़नेस को करने के लिए, इस काम को, इस टास्क को करने के लिए ज़रूरी है। ईच डिपार्टमेंट शुड वर्क इन हारमोनी विद, हर डिपार्टमेंट खुशी से काम करेगा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। वर्किंग शेड्यूल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शुड बी कॉन्स्टेंटली अट्यून्ड टू सर्कमस्टांस। आपको एक लकीर का फ़कीर होकर काम नहीं करना है। जब लगे कि मेरे साथ मेरे लिए काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको इस लकीर के फ़कीर वाले काम की वजह से तकलीफ़ हो रही है, तो उसमें जो चेंजेस अगर की जा सकती हैं ऊपर नीचे, जैसे टाइम बदलना है, उनके खाने पीने में कोई परेशानी आ रही है, उनके आने जाने में, तो कुल मिला के हारमोनी क्रिएट करना ये उस मैनेजमेंट का काम। बेसिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मिलवर्तन जो है हमेशा सब दोनों तरफ से होती है, तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 2 मीठी बातें कर ली और कोऑर्डिनेशन हो गई। ऑर्डरली, इट इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। ये हमेशा सबकी कोशिशें होती हैं जो कोऑर्डिनेशन होती है। अगर केवल मैं कोऑर्डिनेशन करूं, सामने वाला ना करे, तो मिलवर्तनता नहीं होगी। इट्स पर्पस इज़ टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। मिलवर्तनता इसीलिए है ताकि उनके बीच यूनिटी बनी रहे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। कोऑर्डिनेशन डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली, और मिलवर्तनता एकदम पैदा नहीं होती। इट हैज़ टू बी क्रिएटेड थ्रू डेलिब्रेट एफर्ट्स। आपको कोशिशें करनी पड़ती हैं तब जाके कोऑर्डिनेशन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो जो कोऑर्डिनेशन है आपकी, उसमें 3 मुख्य एलिमेंट्स हैं, 3 पदार्थ हैं, जो कि जैसे कि टाइमिंग, समय देना, बैलेंसिंग। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा नीचे दबना है तो आपको दबना है, अगर उसको लगता है कि उसको थोड़ा सा नीचे दबना है तो उसे दबना, कुल मिला के बैलेंस बनाना ताकि आपके बीच कोऑर्डिनेशन हो सके, और फिर उसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेटिंग क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एम्प्लॉइज़ को यूनिफाई करना, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको मिलाना कि हाँ यार इसके बिना काम नहीं होगा, ये तो करना ही करना। छठा हुआ कोऑर्डिनेशन इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, और जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के हिसाब से होना। द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री शब्द आपने सुना है कि भाई ये शूज़ की इंडस्ट्री है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये कपड़े की इंडस्ट्री है। तो है क्या? वो भी एक एक्टिविटी है, वहाँ पे भी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो
किसी इंडस्ट्री में बनते हैं वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में आगे यूज़ होंगे। जैसे कि मान लो धागा बन रहा है, धागा जाके आगे किसी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में काम में आएगा। धागा कहाँ बन रहा था? जहाँ पे कॉटन जा रही थी, उसकी फैक्ट्री अलग थी, धागे वाली अलग हो गई, कपड़े वाली अलग हो गई। इसी तरीके से कहीं पे केवल पैरासीटामोल पाउडर बन रहा है, लेकिन पैरासीटामोल काम में नहीं आता। पैरासीटामोल रॉ मटेरियल बोरियों में भर भर के दवाई वाली फैक्ट्री में जा रहा है, जहाँ पे उसको गोली में भरा जा रहा है, गोली बनाई जा रही है या पीने वाली दवाई में डाला जा रहा है। तो हर फैक्ट्री किसी एक विशेष पदार्थ की किसी दूसरी फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो दे आर मेकिंग गुड्स बट दे आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स विच आर यूज्ड बाई कंज्यूमर्स। For example, tablets, capsules, syrups, lotions, they are all used by the consumers यानी patients। ये तो हुआ आपका फार्मेसी का। दूसरे साइड पे चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी है। अब वो फार्मेसी वाले नहीं बनाते, वो इंजीनियर्स ने बनाई है। जो टूल्स बने होंगे, प्लायर है या स्क्रू ड्राइवर है वगैरह वगैरह, वो सब इंजीनियरिंग वालों ने बनाया। वो फार्मेसी मशीनरी जो है वो इंजीनियर्स ने बनाई है। तो देखा, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द इंडस्ट्री में बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि भाई वो क्या बनाते हैं, साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो किस साइज़ की इंडस्ट्री है, कितना पैसा लगा उसमें, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है उसमें, कैपिटल की धनराशि कितनी लगी है, ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, क्या क्या, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्शन करना किसी चीज़ के अंदर से, उस जैसे कि भाई सरसों के अंदर से तेल निकलता है, गन्ने के अंदर से जूस निकलता है, तो ये हुई एक्सट्रैक्शन। तो ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसा काम कर रही है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। फिशिंग इंडस्ट्री है, पानी के अंदर से मछली निकाल रहे हैं। माइनिंग है, खदान से कोयला निकाल रहे हैं। एग्रीकल्चर है, ज़मीन से आपको फसल पैदा करके दे रहे हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री आ गई कि भाई ब्रीडिंग है, जैसे कि भाई आपको पोल्ट्री फार्म है, उसमें आप ब्रीडिंग कर रहे हैं। वो कैनल्स है, जैसे जहाँ पे डॉग्स वगैरह हैं उनकी ब्रीडिंग होती है, अलग अलग नस्ल के कुत्ते हैं, ठीक है। नर्सरीज हैं जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप केवल गेहूँ एक ही तरह का नहीं, गेहूँ के कई तरह के किस्में हैं, मैंने तो केवल एक नाम लिया है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ गई, जहाँ पे कुछ ना कुछ बनता है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन रही है, रोड्स है, सड़कें बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस हैं, बड़े बड़े कैनाल्स हैं, नहरें बन रही हैं। द प्रोडक्ट्स मेड बाई दीज इंडस्ट्रीज आर नॉट मेंट फॉर सेल इन द मार्केट। अब बिल्डिंग जो है, जो वो तो चलो मान लीजिए कि भाई वो बिक रही है। अब सड़क नहीं ना बिक रही, सड़क बना के दी गई है। डैम बिक नहीं रहा, डैम बना के दिया गया, ब्रिजेस बना के दिए गए, कैनाल्स बिकती नहीं है, वो बना के दी गई है। दे आर इरेक्टेड, उनको क्रिएट किया गया है, बिल्ट बनाए गए हैं एट ए फिक्स्ड साइट, एक खास जगह पे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसको कि फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ गई, जिसमें कि दवाइयाँ बनती है, जो कि बेसिक ड्रग्स को यानी कि रॉ मटेरियल को फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। टैबलेट में, कैप्सूल में, इंजेक्शन में, ओरल लिक्विड में, आई ड्रॉप्स में, नेज़ल ड्रॉप्स में, ऑइंटमेंट्स में। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इट मे बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे कि एक एनालिटिक इंडस्ट्री आ गई, एक सिंथेटिक इंडस्ट्री आ गई। एनालिटिक इंडस्ट्री क्या है? जिसमें कि भाई जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इन ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज। अब आप कभी बड़े से शोरूम में जाओ तो आपको वहाँ पे मिलेगा ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल वो अलग अलग कैटेगरी का है, अलग अलग शुद्धता का है, उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट बनती है। तो ये बनाते हैं उसको। सिंथेटिक इंडस्ट्री आ गई, जैसे कि भाई मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि केमिकल्स हैं, वो बन रहे हैं। जैसे कि बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड जो है इट वाज यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइन बाय हीटिंग द रेजिन इन आयरन वेसल। पहले बेंजोइक बनता था, बेंजोइक एसिड बनता था बेंजोइन को हीट करके लोहे के बर्तन में। लेकिन बेंजोइक एसिड
sublimes which is collected and then purified by crystallization। फिर उसके क्रिस्टल्स बनते थे, उनको प्योरीफाई किया जाता था। हाउएवर नाउअडेज, आजकल ऐसा नहीं होता। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई ऑक्सीडाइजिंग बेंजोइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल की ऑक्सीडाइजेशन कर दी, या बेंजल्डिहाइड हो गया, या हाइड्रोलाइजिंग फिनाइल साइनाइड हो गया। सो एन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बेंजोइक एसिड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसमें नेचुरल कुछ नहीं है, इसलिए ये सिंथेटिक इंडस्ट्री है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि टेलीविज़न बना के दे दिया, एलईडी बना के दे दी, प्रोसेस कंप्यूटर्स बना के दे दिए, कार्स बना के दे दी, स्कूटर्स बना के दे दी, एक्सरे मशीन बना के दे दी, ईसीजी मशीन बना के दे दी। तो दिस इज कॉल्ड असेंबली। प्रोसेसिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, पेपर इंडस्ट्री आ गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ गई। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट, लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री का मतलब रोशनी वाली नहीं है, लाइट मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्री है, जैसे कि कोलैप्सिबल ट्यूब बनाती है जिसमें टूथपेस्ट भरा जाता है, क्लोजर्स बनाती है, जो ढक्कन बनाती है बॉटल्स के, रबर कैप्स बनाती है, टिन के कंटेनर्स बनाती है, छोटे छोटे काम है लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील इंडस्ट्री जहाँ पे लोहा बनता है, एरोनॉटिक्स जहाँ पे हवाई जहाज़ बनते हैं, शिप बिल्डिंग जहाँ पे समुद्री जहाज़ बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रक्स, बसेस, इस तरह के 4 व्हीलर्स बनते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी धनराशि लगी। इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना पैसा लगा, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने लोग काम करते हैं, मशीनरी कौन सी है, टूल्स कौन से यूज़ किए हैं और उनकी वैल्यू क्या है। जनरली एन इंडस्ट्री सेट टू बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आमतौर पे किसी भी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल कहा जाता है इफ़ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ नॉट मोर देन 10 लाख इन प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट पे और मशीनरी पे उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा रुपया नहीं लगाया है तो ऐसी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल बोला जाता है। इससे अगर ज़्यादा हो गया तो फिर लार्ज स्केल हो गया। ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर द पर्पज़ ऑफ लाइसेंसिंग, अगर आपको लाइसेंस लेना उस पर्पज़ के लिए, गवर्नमेंट हैज़ मेड ए स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज गिवन अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इस एक्ट में लाइसेंसिंग के पर्पज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है कि अगर ये इंडस्ट्री है तो इसका ये वाला लाइसेंस, अगर ये इंडस्ट्री है तो उसका ये वाला लाइसेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल एंड सर्जिकल अप्लायंसेज, सोप्स, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस, ये हर किसी के लिए अलग से लाइसेंस चाहिए। दैट्स ऑल ओवर रिगार्डिंग योर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ, keep washing your homes and keep wearing mask in the crowded places.